नमस्कार दोस्तों। हमारे यहाँ पर भारत में इकोनॉमी के ऊपर काम नहीं, पॉपकॉर्न के ऊपर काम होना शुरू हो गया है कि पॉपकॉर्न के ऊपर अभी देश चलेगा। मुझे लगता है इन्होंने बोल देना है कि भाई आपको रोटी दाल खाने की ज़रूरत नहीं है पॉपकॉर्न के ऊपर, क्योंकि सिर्फ 5% टैक्स है, वो भी जिसके अंदर सिर्फ नमक हो, चीनी डाल दी तो आपको टैक्स 18% हो जाएगा। और कहीं आपने उसमें बटर डाल दिया तो 36% टैक्स ना लग जाए। इसलिए उससे पहले पहले आप जो है सिर्फ पॉपकॉर्न बिना नमक के खाना शुरू कर दीजिए। बिना नमक वाले पे हो सकता है कि 1-2% टैक्स के ऊपर ही आपकी जान बच जाए। अब आज पॉपकॉर्न की बात क्यों कर रहे हैं? आप तो बोलेंगे कि आप तो मोदी भगत हैं, फिर भी आपने आज पॉपकॉर्न पकड़ लिए। भाई मेरे यहाँ पर आज 8 दोस्तों की टीम आई हुई है चाइना में, और जब वो सारे बिजनेसमैन हैं, जब मैंने उनसे डिटेल में बैठकर बात करी तो रो रहे थे कि भैया हम यहाँ पर माल बे खरीदने नहीं आना चाहते थे, मजबूरी है। मजबूरी यह है कि भारत में काम करना इम्पॉसिबल हो गया है। इकोनॉमी चल नहीं रही, अपॉर्चुनिटीज है नहीं, और माल बिक नहीं रहा, माल बन नहीं रहा, और इतना बुरा हाल है कि अब हमारे पास कोई चॉइस नहीं है, देश को छोड़कर बाहर ही जाना पड़ेगा। आपको याद होगा मैंने एक वीडियो बनाया था कि मैं आई वॉज थिंकिंग कि ऐसा क्या चक्कर है कि भारत में जिनके पास थोड़े से पैसे हैं वो भारत छोड़कर बाहर इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हैं, प्रॉपर्टीज को खरीदना चाहते हैं। कुछ तो रीजन होगा। और जब पता किया तो दुबई में जैसे उन्होंने 0% डाउन पेमेंट के ऊपर उन्होंने प्रॉपर्टियां बेचनी शुरू कर दी, और उसमें मैक्सिमम जो लोग खरीदने वाले हैं वो भारतीय हैं। वो वहां जाते हैं, वहां जाकर प्रॉपर्टीज को खरीद रहे हैं कि एक बेस भारत से बाहर बनाना चाहिए। रीजन क्या है? लोग रो क्यों रहे हैं? और अभी तो एक डाटा भी आ गया। डाटा ये आया है कि भारत की इकोनॉमी स्लो होनी शुरू हो गई है। भाई एक चीज बताइए, चाइना की इकोनॉमी 25-30 साल बढ़ती गई, हमने अभी उड़ान पकड़ी थी, हम नीचे ड्रम करके नीचे गिर गए। चक्कर क्या है? इसके पीछे किसका हाथ है? क्या पॉलिसीज गलत है, टाइम गलत है, या काम करना ही नहीं आता? तो उमेश जी हमारे साथ जुड़े हैं इस सारे मुद्दों के ऊपर बारीकी से बात करने के लिए कि ऐसा क्या चक्कर है कि हमारे यहाँ पर बिजनेस पनप नहीं रहा, फॉरेन की कंपनियां आ नहीं रही, और कुछ भी चल नहीं रहा, ऐसा दिखता है। उमेश जी जय सिया राम। जय सिया राम। मुझे लगता है आज की वीडियो देखने के बाद बहुत ऐसे लोग हैं जिनके आंसू निकलने वाले हैं, बिजनेसमैन भी और वर्किंग क्लास भी। देखिए, आपने जो बताया है वो अभी हमने कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाया था जहां पे मैंने फाइनेंस मिनिस्टर के ऊपर बहुत सारी टिप्पणियां की थी, और लोगों को लगा था कि वो बहुत स्ट्रांग स्टेटमेंट्स है। मैंने यहाँ तक बोल दिया था कि इफ द करंट फाइनेंस मिनिस्टर कंटिन्यूज टू रिमेन इन ऑफिस तो 2029 में शायद बीजेपी इलेक्शन हार भी सकता है। ठीक है, यहाँ तक बोल नहीं दिया था। सर, आपने ये नहीं बोला था कि बीजेपी इलेक्शन हार सकता है। आपने बोला था कि राहुल गांधी को कैंपेनिंग करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, वो अनअपोज्ड जीत जाएंगे। हाँ, बात वही है। तो जैसे आप देख रहे हैं पॉपुलर सेंटीमेंट है मिडिल क्लास का। आपने सुना होगा कि भारत की इकोनॉमी कंजम्पशन बेस्ड इकोनॉमी है, आपने सुना ही होगा। सर, डोमेस्टिक कंजम्पशन इज द मेन ग्रोथ ऑफ इंडियन इकोनॉमी। ठीक है सर, आप एक चीज बताइए कि जो भारत की जो ग्रोथ थी लास्ट ईयर 8.2% की, इस बार अभी प्रोजेक्शन आया है इट इज गोइंग टू गो डाउन टू 6.4%। सर, जो बात मैं हम पहले बोल रहे थे अभी उसको आरबीआई और एसबीआई दोनों ने उसको पुष्टि कर दी है। ठीक है, रीजन क्या है सर? आपने इतना टैक्स डाल दिया लोगों के ऊपर, इन्हें इन्वेस्टमेंट्स करो तो उसका जो प्रॉफिट आए उसके ऊपर टैक्स डाल दिया है। एक तरह से सब जगह जिस हिसाब से रूल्स चेंज किए हैं। हमने बहुत बात कर ली जीएसटी के ऊपर, हमने बात कर ली पर्सनल इनकम टैक्स के ऊपर। कॉर्पोरेट टैक्स कम कर दिया है 25%, पर्सनल इनकम टैक्स है 33%। कॉर्पोरेट टैक्स आपका जो कलेक्शन आया है 3 लाख करोड़ आया है। पर्सनल इनकम टैक्स कलेक्शन जो आया है 4,60,000 करोड़ आया है। सर, सिंपल सी बात है ना सर, कि आपकी कंजम्पशन बेस्ड इकोनॉमी है, आप मिडिल क्लास को टैक्स कर रहे हो। ठीक है, मिडिल क्लास, ये जो इकोनॉमी में ग्रोथ आती है इसको चला रहा है मिडिल क्लास। हमारी स्पेंडिंग के कारण इकोनॉमी में ग्रोथ आती है, और फाइनेंस मिनिस्टर ने सब जगह सारे एवेन्यूज को टैक्स करके उसको इतना तरह से कर दिया है। आपने एक बार अभी तो मीम्स भी आने लग गया है, फाइनेंस मिनिस्टर को मदर टेक्सेसा बोलने लग गए। ठीक है, जैसे मदर टेरेसा के बदले मदर टेक्सेसा बोलने लग गए।
इतना मतलब एक तरह से उनके जो मोदी गवर्नमेंट से सबसे अनपॉपुलर मिनिस्टर रहेगी वो फिनांस मिनिस्टर रहेगी। ठीक है, लोग परेशान हो चुके हैं क्योंकि जीएसटी के अंदर इतने सारे चेंजेस कर रहे हैं कि लोगों को समझ में भी नहीं आ रहा। फिर बाद में नोटिसेस आते हैं, बाद में उनको एक तरह से 2-3 साल पुराने नोटिस आते हैं, उनको जो इनपुट क्रेडिट है वो दिया नहीं जाता है, जो सीमलेसली काम होते हैं वो हो नहीं पा रहा है। सर जो भी काम करना है एक बार करिए ना सर, क्यों बार-बार आप लॉस चेंज करते जा रहे हो? क्या वो इतना मतलब कॉम्प्लिकेशन कर रहे हो? वो समझ में नहीं आता। मानता हूँ कि जीएसटी के अंदर सिर्फ फाइनेंस मिनिस्टर नहीं है, बाकी स्टेट के फाइनेंस मिनिस्टर भी होते हैं। बट सर अगर पूरी लाइमलाइट लेनी है, मीडिया को एड्रेस करोगे, तो आप ही पूरे यू विल फेस ऑल द क्वेश्चन। आप सब मिनिस्टर को बुला के बैठा दीजिए कि जो 5-6 स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर है उनको भी साथ में लेके करिए ना। किसने मना किया? आप अगर पूरी पॉपुलैरिटी लेना चाहते हो, आप पूरा चीज बताना चाहते हो, देन यू विल हैव टू फेस द क्वेश्चन। और आप जब क्वेश्चन आपको किया जाता है, आप का एग्जाम्पल देते हो, दिस इज नॉट द वे थिंग्स वर्क। ओके, और आप पर्सनल इनकम टैक्स को 33% करके आपने सब जगह से लोगों से इतना टैक्स वसूल कर रहे हो कि नाउ पीपल ये बोल रहे हैं कि 33% इनकम टैक्स, 18% आपका जीएसटी, अगर आपके पास प्रॉपर्टी है तो उसकी जो ईएमआई है, उसके बाद आपने ट्रेड लाइसेंस कर दिया, प्रोफेशनल टैक्स कर दिया, और क्या क्या टैक्स करके रखा है कि यू आर टैक्सिंग द मिडिल क्लास टू दैट। आपने कॉर्पोरेट्स को बहुत फायदा करवाया, पर कॉर्पोरेट्स ने इन्वेस्टमेंट किया है क्या इकोनॉमी में? इन्फोसिस ने अभी तक 4th क्वार्टर में उसने पे का डिफरमेंट कर दिया। नारायण मूर्ति बोलते हैं 70 घंटे काम करिए, एलएनटी के चीफ बोलते हैं 90 घंटा काम करिए। एक तरह से यहाँ के जो कंपनी चीफ है, एक अब्सर्ड स्टेटमेंट्स कर रहे हैं। ठीक है, और सर एक एक चीज मुझे ये बताइए कि आज ये बड़ी बड़ी कंपनीज के पास कैश रिजर्व है, ये अपने सीईओ, सीएफओ और मैनेजिंग डायरेक्टर जो टॉप मैनेजमेंट है उनको जनरस बोनस देते हैं, एम्प्लॉयज की सैलरी कितना बढ़ाते हैं? कल एचसीएल का डेटा आया है, उन्होंने अपने टॉप परफॉर्मेंस की सैलरी 4% बढ़ाई है और जूनियर एम्प्लॉयज की सैलरी 2% बढ़ाई है। सर इन्फ्लेशन यहाँ पे 7% है सर। आईटी कंपनीज के पास कैश रिजर्व होने के बावजूद वो अपने एम्प्लॉयज को सैलरीज नहीं दे रहे, टॉप मैनेजमेंट बोनस खा रहा है। टॉप मैनेजमेंट इकोनॉमी चला रहा है या मिडिल क्लास चला रहा है? फिर आप बोलते हो ग्रोथ कम हो रही है, क्यों सर आएंगे इवन लोग? डाटा है, एक डाटा भी आया अभी कि जो 60 आवर से ज़्यादा काम करने वाले लोग भारत में कितने हैं। जब डाटा निकाला गया तो 53% लोग 60-70 घंटे से ज़्यादा काम करने वाले हैं, और जो उनकी सैलरीज हैं लोगों की, वो ईरान की सैलरी से भी कम है। यानी कि लोएस्ट पेड एंड मैक्सिमम वर्किंग आवर्स आर डिमांडेड फ्रॉम द एम्प्लॉयज इन इंडिया। यानी कि वो लोग जो 12-12, 15-15 घंटे काम कर रहे हैं, उनकी सैलरी कम है और टैक्स मैक्सिमम है। सब एक और चीज़ पूछना चाहता हूँ आपको एक चीज़, ये तो हो गया पूरा मैटर। क्या आपको नहीं लगता कि हम थोड़ा सा हार्श भी हैं अपनी गवर्नमेंट के ऊपर? ये चाइना का डाटा है जहां पर हर चीज नीचे जाती जा रही है, डिफ्लेशन के अंदर कंट्री है, कोई भी चीज ठीक नहीं हो रही, हर इंडस्ट्री में आपको सेल्स कम दिखती हैं। कोर इन्फ्लेशन मैं कहता हूं कि थोड़ी सी कंट्रोल में है, बट अदरवाइज डिफ्लेशन जैसी सिचुएशन आपको अमेरिका में, चाइना में, यूरोप में आपको दिखाई देती है। उसके अंदर भी अगर हम 6.4 कर रहे हैं, क्या वो बेटर नहीं है या उसमें भी सर कुछ लोचा है? सर वो इसके लिए हो रहा है क्योंकि इंडियंस आर एंटरप्राइजिंग, वो अपना खर्चा कम कर रहे हैं, और खर्चा कम करने के कारण 8.2 से 6.4 आए। मैंने एक ही चीज बोला है कि इंडियन इकोनॉमी का क्लासिफिकेशन क्या है। मैंने आपको वही पूछा ना कि इट्स अ कंजम्पशन बेस्ड इकोनॉमी। चाइना की इकोनॉमी है एक्सपोर्ट बेस्ड, और अमेरिका की इकोनॉमी है वो भी कंजम्पशन बेस्ड है। ठीक है, और उसी कंजम्पशन को डोनाल्ड ट्रंप अपना हथियार बना रहे हैं, वो सब लोगों को थ्रेटन कर रहे हैं। तो आप सोचिए, इंडिया के अंदर जो कंजम्पशन करने वाला मिडिल क्लास है, जो इकोनॉमी में बूस्ट लेके आता है, उसको आप टैक्स कर रहे हो। टाटा, आप मोटर सेक्टर देख लीजिए, कार्स बिक नहीं रही है, इन्वेंट्री लोगों के पास ज्यादा है। हाउसिंग सेल्स में जो 100 करोड़ के फ्लैट हैं वो जल्दी से बिक रहे हैं, जबकि नॉर्मल जो फ्लैट्स होते हैं, जो बजट इनकम फ्लैट्स होते हैं, वो लोग डेवलपर्स बना ही नहीं रहे। तो इसका मतलब क्या है?
कहाँ से आएगी सर ग्रोथ? और मिडिल क्लास सारा टैक्स भरता है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की सैलरी भी देता है, मिनिस्टर्स के जितने भी खर्चे हैं वो देता है, कॉर्पोरेट्स अपने लोन राइट ऑफ करा के, आईपीसी में राइट ऑफ करा के वापस वो लोग अपना लोन भी राइट ऑफ करवा देते हैं, ठीक है, कॉर्पोरेट वर्क्स लेते हैं। और हमारे जो अनप्रिविलेज क्लास है, 80 करोड़ लोगों को हम वहां पे हम उनको भी सब्सिडाइज कर रहे हैं। 80 करोड़ लोगों को फ्री में खाना बांटा जा रहा है, आयुष्मान भारत स्कीम दिया जा रहा है। सर दीजिए सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट सिर्फ मिडिल क्लास के ऊपर सारा बोझ डालने से क्या मतलब है? कॉर्पोरेट्स ने इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं किया? आपने उनका टैक्स कम कर दिया, और कॉर्पोरेट्स तो अपने एम्प्लॉयज को नहीं छोड़ते हैं। व्हाई आर वी नॉट आस्किंग क्वेश्चंस फ्रॉम दिस कॉर्पोरेट्स? मेरा एक सिंपल सा क्वेश्चन है सर। सर अभी तो ये हो गया, प्रॉब्लम हो गई कि हमें पता लग गया कि प्रॉब्लम क्या है। बेस में हमें लगता है कि मिडिल क्लास के ऊपर टैक्स ज़्यादा है। अभी सीतारमन जी ने बोला भी है कि 15 लाख की इनकम तक के लोगों को थोड़ी सी राहत दी जाएगी। होगा क्या, उन्हें भी बजट के अंदर कोई ना कोई पॉपकॉर्न दे दी जाएंगे। पॉपकॉर्न नहीं मिलेंगे, दाने दिए जाएंगे कि इसके पॉपकॉर्न भी खुद ही बना लेना, और जब बनाएंगे तो उसके ऊपर भी बनाने का टैक्स भी हमारे ऊपर लगा दिया जाएगा। बट आपको लगता है कि अपार्ट फ्रॉम गिविंग सम राहत ऑन इनकम टैक्स, देर इज समथिंग एल्स टू बी डन ऑल्सो, इस कंट्री को बूस्ट अप करके आगे लेके जाने के लिए? सर उसके ऊपर पक्का बोलूंगा, उससे पहले ये बोलना चाहूंगा कि वर्क फ्रॉम होम का सिचुएशन भी आ गया इंडिया में। कंपनी से उनके खर्चे कम हो गए, उनको ऑफिस रेंट पे नहीं लेने पड़ते, उनके इलेक्ट्रिसिटी नहीं यूज होती, उनकी बैंडविड्थ चार्जेस यूज नहीं होते, उनके कैंटीन के खर्चे नहीं होते, और उनके जो ट्रैवल एक्सपेंसेस नहीं होते। उसके बावजूद भी वो एम्प्लॉयज की सैलरी क्यों नहीं बढ़ाते? तो उतना सेविंग कर रहे हो, वी शुड आस्क सच क्वेश्चन। जबकि आप देखिए इंफोसिस और एलएनटी के जो चीफ है, वो बोलते हैं कि आपको 70 और 90 घंटे काम करना चाहिए। आप बताइए, वो लोग जनरस बोनस भी लेते हैं, सब चीज करते हैं। इज इट नॉट जो भारत के अंदर जो कॉर्पोरेट्स है, आर दे नॉट द न्यू वैम्पायर्स ऑफ इंडिया? जो मिडिल क्लास के जो लोग एम्प्लॉयज है, उनके खून चूस रहे हैं सर। लेट अस से ऑल दिस थिंग्स। बहुत सारे लोग बोल नहीं पाते हैं क्योंकि वो लोग कॉर्पोरेट में रहते हैं, उनको उनके जॉब जाने का डर रहता है। आपको और मेरे को किसी का डर नहीं है सर, हम किसी से डरते भी नहीं है, जो है मुंह पे बोलते हैं। नहीं, आई अंडरस्टैंड जो आप कह रहे हैं कि उनका खून चूसा हुआ है। भारत में तो सभी ने हमारा खून चूसा हुआ है, कॉरपोरेट्स ने हमारा चूसा हुआ है, सीतारमन जी ने सारे देश का चूसा हुआ है, और कुछ बांग्लादेशी रोहिंग्या वाले हैं, उन्होंने तो हमारा जो है सब कुछ चूस ही लिया है, आपको मालूम ही है। बट मुद्दा अब ये है कि ये तो हो गया प्रॉब्लम कि यहाँ पर बेस प्रॉब्लम्स मल्टीपल है। एक कंट्री में जहाँ पर इतने जिहादी रहते हों, उस कंट्री को आगे लेके जाना, इनकम टैक्स पे ही लोग नहीं हैं, जो फार्मर्स हैं उनके ऊपर टैक्स नहीं है, और दादागिरी पूरी है। जहाँ पर फाइनेंस मिनिस्टर, एक्स फाइनेंस मिनिस्टर, सोच कर देखिए, अगर गोभी उगाकर बैल्कनी में 40 करोड़ रुपए का इनकम टैक्स बचा सकता है, तो आप लोगों से क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं? बट मुद्दा अब ये हो गया कि कंट्री को अगर आगे लेके जाना है, क्या टैक्स कम करना एक सॉल्यूशन है या कुछ और भी करना पड़ेगा? सर फ्रीबीज को अबॉलिश करिए सर। आज 80 करोड़ लोगों को आप फूड आपने कोविड के टाइम पे दिया, ठीक है, आज क्यों देने की बात है? इसके कारण कोई काम नहीं करता है, ठीक है, इतनी सेंट्रल गवर्नमेंट वेलफेयर स्कीम है, सबको बेनिफिट जा रहा है। आप उसको चेक करिए वहां पे, जहाँ और आपने देखा कि जब भी इलेक्शन आ रहे हैं, दिल्ली के इलेक्शन आ रहे हैं, तो वहां पे लाडली बहना स्कीम के नाम पे सब लोगों को बताया जा रहा है आपको 2100 देंगे, 1000 रुपया देंगे, 1500 देंगे। सर इसका पैसा कौन देने वाला है? वी हैव टू टॉक अबाउट, एज अ टैक्स पेयर वी हैव टू स्पीक। और सुप्रीम कोर्ट को सीधा बोलना चाहिए कि ये सब जो बेनिफिट्स है, जो कैश ट्रांसफर जो हो रहे हैं एट द टाइम ऑफ इलेक्शन, उसका बजटिंग भी बताइए कि कैसे करोगे। सारी पॉलिटिकल पार्टी से, भले वो बीजेपी हो या कांग्रेस हो या आप हो, सबको बोलिए कि आप उसका प्रोविजनिंग कैसे करेंगे, आप उसका बजटिंग करके बताइए। और एक तरह से इसको जब एक एक बॉडी होनी चाहिए, उसको सर्टिफाई करना चाहिए कि दीज ऑल वेलफेयर मेजर्स कैन बी implemented without imposing further burden on the taxpayer. We need to have such mechanism, sir. नहीं तो आप करोगे क्या? इनको तो इलेक्शन जीतना है। आपने देखा हिमाचल का क्या हाल हो गया, आपने देखा कर्नाटका का क्या हाल हो गया, आपने राजस्थान का देखा क्या हाल हो गया, आपने तमिलनाडु का देखा क्या हाल हो गया। सब जगह स्टेट ग्रॉस स्टेट जीडीपी देख लीजिए, सर बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। आपको मालूम सर मैंने पड़ेगा। अभी अभी
अभी मैंने एक न्यूज़ देखा था कि वेस्ट बंगाल के अंदर 6,000 से हम्म। स्कूल ज़्यादा स्कूल ऐसे हैं जो एग्जिस्ट ही नहीं करते, बच्चे भी नहीं हैं, और टीचर्स की सैलरी पड़ रही है। हजारों करोड़ों रुपए का घोटाला है वेस्ट बंगाल के अंदर, और ये पूरे भारत में आपको ऐसे दिखाई देते हैं। आपको याद होगा कि उत्तराखंड में जब इन्होंने मदरसास के बच्चों की गिनती करनी शुरू करी, 2 लाख बच्चे थे ही नहीं, और पर बच्चा उनको सब्सिडी मिल रही है सेंट्रल गवर्नमेंट से, यानी कि मदरसे में जिहादी पैदा करने के पैसे सेंट्रल गवर्नमेंट पे करती है। हिंदू टैक्स पे करता है, और हमारे टैक्स पैसे हमारे ही गले काटने के लिए जिहादी पैदा किए जा रहे हैं भारत के अंदर। क्या लोग जानते हैं ये बातें? सर बहुत लोग तो बोलना चाहते हैं, बोल नहीं पाते, क्योंकि आपने देखा है कि हम जब ये सच्ची बातें करते हैं तो यूट्यूब के एल्गोरिथम हमारे चैनल को रीच कम कर देते हैं, शैडो बैन कर देते हैं, स्ट्राइक लगा देते हैं। हमको ये की चीजें पर हम बोलते रहेंगे ये सब बात, और कोई लोग चाहते भी नहीं है। और सेकेंड सर, ये मेरा एक चीज मानना है कि बहुत सारे राइट विंगर्स हैं, वो हम अगर कोई भी क्रिटिसिज्म करते हैं गवर्नमेंट की, तो इमीडिएटली हमको एंटी नेशनल कांग्रेस सपोर्टर चालू कर देते हैं। उनको समझना पड़ेगा कि राइट नाउ दे आर द सिटीजन ऑफ इंडिया रादर देन सपोर्टर ऑफ बीजेपी। इलेक्शन अभी है 2029 में, टिल सितंबर 2028 यू बिकम द सिटीजन ऑफ इंडिया। लास्ट के 6 महीने हम खुद सपोर्ट करेंगे बीजेपी, but जब as a citizen of India you need to ask the right set of questions to your elected representative। आप सबको पूछिए सर, किसमें कोई गलत थोड़ी है। आप सब्जी वाले से जब लेने जाते हो तो नाप तोल करते हो क्या नहीं करते हो? आप उधर सब जगह से बार्गेन करते हो, तो आप अपने इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव से बात क्यों नहीं करते हो, क्यों नहीं बोलते हो? इसमें मैं यही बोलना चाहता हूँ, चाहे कोई भी सर, पार्टी का रहे, भले वो कांग्रेस पार्टी का सपोर्टर हो या बीजेपी का सपोर्टर हो, आस्क द राइट सेट ऑफ क्वेश्चंस टू योर रिप्रेजेंटेटिव। पूछिए कि क्या किया है आपने, आपका प्लान क्या है, आप ये सब्सिडी दे रहे हैं, पैसा कहाँ से लाएंगे? कहीं ना कहीं आपने देखा है कि दिल्ली में क्या हो रहा है, दिल्ली के अंदर इतना फ्री में बांट दिया कि वहां भी आज दिल्ली नर्क हो गई है। तो उधर एयर क्वालिटी इंडेक्स 1000 के ऊपर चले गया, यमुना के अंदर झाग आ रहे हैं, सब टॉक्सिक वाटर, टॉक्सिक सिटी, टॉक्सिक एयर, रोड, रोड्स की हालत देख लीजिए, ब्रिजेस की हालत देख लीजिए, हेल्थ केयर की हालत देख लीजिए। क्या दिल्ली सर, दिल्ली की हालत ऐसी है कि इट कैन बी, वो अपने आप को एक प्राइड से बोल सकता है कि इट इज कैपिटल ऑफ इंडिया। वहां पे सांस लेना मुश्किल हो गया सर, टॉक्सिक सिटी हो गई है। हेल्थ केयर में कितना प्रॉब्लम हो रहा है। सर मेरा मैं एक बार भारत में था, तो मैं गाड़ी चला रहा था, तो गाड़ी में सारे शॉकर खराब हो गए, क्योंकि गड्ढे कहाँ हैं और सड़क कहाँ है समझ नहीं आता है। मैंने स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर केस कर दिया था कि मैं अपनी गाड़ी के रिपेयर के पैसे क्यों दूं। आप बिलीव कीजिए, जब मैंने वो केस किया कि जब मैं रोड टैक्स देता हूं तो मुझे रोड चाहिए, क्योंकि टैक्स मैंने पे किया है। आप तो सारे पैसे खा के घर ले जाते हैं, मैं टूटी हुई सड़कें एक्सेप्ट क्यों करूं? इसके रिपेयर के पैसे अब मैं आपसे लूंगा। जो कोर्ट के अंदर जो जज था उसने उठाकर फाइल बाहर फेंक दी कि मैं स्टेट गवर्नमेंट के खिलाफ कोई भी केस को एक्सेप्ट नहीं करूंगा। सर ये सिस्टम है, हम बात करना भी चाहते हैं तो कोई सुनना नहीं चाहता। मेरे जैसे जैसे मैं पंगे लेता हूं सबके साथ, सिस्टम के साथ, कितने लोग हैं सर वो कर लेंगे, चुप कर कर एक्सेप्ट कर लेते हैं अपने फेट को। बट देर इज समथिंग विच नीड्स टू बी डन। मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं आपको कि मोदी जी बोलते हैं मेक इन इंडिया, कि सारी दुनिया की कंपनियां भारत में आएंगी। ये सुनते सुनते तो हमें 5 साल हो गए। 5 साल में मैंने नहीं देखा कि कोई बहुत बड़ी कंपनी भारत में आकर उसने फैक्ट्री लगाया हो, जबकि चाइना में फैक्ट्रियां लगाने के लिए उन्होंने 4-5 साल में पूरे दुनिया की फैक्ट्रियां यहां पर लगा दी, और सिस्टम इतने बड़े हैं आप इमेजिन नहीं कर सकते। ऐसा क्या चक्कर है कि भारत में आना नहीं चाहता कोई? सर भारत में क्यों आएगा सर, वो बताइए। क्योंकि कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट होता है तो उसको मल्टीपल क्लियरेंसेस लेना पड़ते हैं। भारत की जो कंपनी है अदानी के ऊपर, जो भारत के इंटरेस्ट के लिए काम कर रहा है, पोर्ट्स के लिए काम कर रहा है, भारत का जो नेविगेशनल रूट है, मैरीटाइम रूट है, उसको सुदृढ़ कर रहा है, भारत की ये भारत के लिए फॉरेन एक्सचेंज कमाने की बात कर रहा है। आपने देखा वाइजिंगम पोर्ट, जिसको बनाने में 7,600 करोड़ रुपया लगता है, ठीक है, और हम 1,000 करोड़ रुपीज एवरी ईयर हम श्रीलंका को देते हैं डॉकिंग और अनडॉकिंग के लिए, क्योंकि वो डीप सी वाटर पोर्ट हमारे पास नहीं है। और ये 7,600 करोड़ का हम कॉस्ट
7 साल में निकाल सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद 7 साल के बाद हमको इसके अंदर फॉरेन एक्सचेंज हम कमा भी सकते हैं। उसके ऊपर हमने देखा है कि कितना ग्लोबली लोगों ने हाइडेनबर्ग ने इतना रिपोर्ट्स निकाला है भारत के बिजनेस हाउसेस को उनकी इमेज टारनिश करने के लिए, ठीक है। भारत के अंदर ऑपोजिशन जो है वो बहुत ही खराब है। जो वाइसिंगटन पोर्ट है उसको अभी तक बन जाना था, 2025 में बनने वाला है सर उसका फेज 2। उसके बाद जो काम 4 साल पहले होना था वो तो अदानी है जो 2025 में कर लिया। अगर और कोई कंपनी रहता तो शायद कंप्लीट भी नहीं होता, वो भाग जाता। तो एक डिफरेंस है सर यहाँ पे लोगों को, किसके पास टाइम है सर। जैसे आपने ही बताया था, लोग थक हार के चाइना से माल लेने आते हैं क्योंकि भारत में काम नहीं होता सर, माइंडसेट ही नहीं है। और सेकंड, यहाँ पे लोग भले ही बोले कि जीबी का कॉस्ट सब कम है, सर ये जैसे ही इंटरनेट फ्री किया है, ये सब किया है, सब लोग काम नहीं करना चाहते इनफॉर्मल सेक्टर में, प्रोडक्टिविटी लोगों की कम हुई है। और यहाँ पे एक तरह से आपने देखा कि साइबर क्रिमिनल्स बहुत ज्यादा हो चुके हैं, जामतारा जैसे एपिसोड्स हो रहे हैं, डिजिटल स्कैम्स हो रहे हैं, ये वहां पे वृद्धि हो रही है। क्यों हो रही है वो सोचिए। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि भारत को एक तरह से, मेरे हिसाब से, जितने भी, देखिए मैं मानता हूँ कि इंटरनेट सस्ता होना चाहिए, पर इतना भी सस्ता मत करिए कि उससे क्राइम बढ़ जाए। आज इतना सारा क्राइम बढ़ चुका है, कहीं ना कहीं हमें उसको एक तरह से डिटरेंस करना जरूरी है। और भारत के अंदर मेरे हिसाब से, मैं कितनी बार सुनता हूँ, पीपल आर लूजिंग मनी इनटू स्टॉक मार्केट, टू डिजिटल स्कैम। इतना हो गया है कि आज कोई, अगर आप भी फोन करते हो तो मैं आपके ऊपर भरोसा नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि आपकी भी वॉइस क्लोनिंग हो सकती है, आपका भी इमेज रख के आप कोई, एआई इतना स्ट्रांग हो चुका है कि आपकी इमेज रख के वो आप फेस को, वो एक तरह से फेस मास्किंग भी कर सकता है। तो सर बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी बढ़ रहे हैं। वी हैव टू, हमारे पास वो सिस्टम भी नहीं है, वो थॉट प्रोसेस भी नहीं है कि हम आगे की सोच सकें। और कोई ज्यादा सोचता है, ज्यादा बात करता है तो उसको पागल बोल दिया जाता है। भारत के अंदर सिस्टम नहीं है। और आपने सर देखा है कि, मैं बार बार बोलता हूँ कि अगर चाइना और की सर, तरह आपने तरक्की करनी है, एक ही तरीका है। जैसे आपने बोला कि साइबर क्राइम बढ़ रहा है, यहाँ पर जिसको बोलते हैं अराजकता बढ़ती जा रही है, चाइना के अंदर भी यही हाल था। किसी का कुछ काट दिया और किसी का कुछ निकाल लिया। जब तक आप ये काम नहीं करना शुरू करेंगे तब तक ये चीज़ें बंद नहीं होंगी। लॉज आर वीक, और जो करप्ट जजेस बैठे हैं वो कोई भी चीज़ को ठीक होना ही नहीं देना चाहते। कोलिजियम सिस्टम के कारण कांग्रेस के सभी वो फेवर के लोग बैठे हैं। आपको कुछ ना कुछ किसी का काटना और निकालना पड़ेगा। जिस दिन आप ये काम करना शुरू करेंगे आपको ये सारी चीज़ें ठीक होती हुई दिखाई देगी। फैक्ट्रियों में आग लगनी बंद हो जाएगी, रेलवे लाइनें उड़नी बंद हो जाएंगी, उनके अंदर पत्थर रखे हुए वो बंद हो जाएंगे। ये जिस दिन आपने कुछ इनका काट दिया पकड़ पकड़ कर, उस दिन ये बंद होगा, वरना ये ऐसा ही चलता रहेगा। सर आपकी बात में मैं, आई एम अग्रीइंग विद यू कि लॉ एनफोर्समेंट होना बहुत ही सही तरीके से जरूरी है। और साथ में लॉ को एनफोर्समेंट करवाने के लिए प्यूनिटिव एक्शंस, प्यूनिटिव मेजर्स पे होना चाहिए। जैसे आपने देखा है कि अभी जैसे हम, योगी जी यूपी में निकाल रहे हैं कि अगर आपने हेलमेट नहीं पहना टू व्हीलर को तो आपको पेट्रोल ही नहीं दिया जाएगा। तो एक डिटरेंस मेजर्स निकालने पड़ेंगे सरकार को। एक तरह से इन लोगों को बताना पड़ेगा कि आप स्टॉप लाइन वायलेशन मत करिए, यू फॉलो द ट्रैफिक रूल्स। सर बात यहाँ पे आता है कि अगर आप कोई भी नेशन में जाते हैं, यू सी द पब्लिक इफ दे आर फॉलोइंग द ट्रैफिक रूल्स और नॉट, वहीं से आपको उनकी कैरेक्टर समझ में आ जाता है। तो मेरा ये मानना है कि आपने जो बोला है वो एक तरह से उतने हार्श मेजर यहाँ पे होगा नहीं, बट जितने हो सकते हैं उतने तो करना चाहिए। सख्त उसका इम्प्लीमेंटेशन भी सही तरीके से होना जरूरी है। और जितने भी फ्रीबीज है उसको हटाइए। जैसे आपने बोला है लॉज है यहाँ पे, लेबर लॉज, उसको रैशनलाइज करिए, ठीक है। और जहाँ पे भारत के अंदर 5.2 करोड़ केसेस पेंडिंग है, सर कल सोच लीजिए किसी ने पैसा लगा दिया, उसका कोई डिस्प्यूट निकल गया तो क्या करेगा। क्या डू वी हैव एन एनी मैकेनिज्म टू रिड्रेस दैट। आर्बिट्रेशन कोर्ट्स हैं, पर कितने कारगर है सर। सिर्फ नहीं बातें सर, बात। हमारे पास रेफरेंस है, इसका बहुत बड़ा सिस्टम है। अगर किसी ने अपना केस किया, उसने पैसे लेने हैं किसी से 10 15 20 हज़ार 20 करोड़ रुपए, तो इमीडिएटली फैसला आता है। क्योंकि आप 10 लाख 12 लाख पता नहीं क्या रेट लिखा है, उनके बाहर लिखा होता है कोर्ट के बाहर, मेरा आज का रेट ये है, आप रेट दे दीजिए,
फैसला आपके फेवर में आ जाएगा। क्या बात कर रहे हैं सर, आपने केजरीवाल के केस में देख लिया, बेल मांगी नहीं, दो बार बेल दे दी सर। आप ऐसे नहीं बोल सकते कि जजमेंट नहीं आती है देश में। हमारे देश में जजमेंट बड़ी जल्दी आती है, पहले दिन हेयरिंग वाले दिन जजमेंट रिजर्व भी हो जाती है सर। मैं वही सही तरीके से जजमेंट की बात कर रहा हूँ सर। जिस दिन अगर सही तरीके से जजमेंट आ जाए तो बहुत ही फर्क पड़ जाए। जुडिशियल सिस्टम को भी बहुत तरीके से एक थॉट प्रोसेस चेंज की बहुत जरूरत है सर। जब तक ये सब कलेक्टिव चीजें नहीं होगी, हम और आप सिर्फ बातें करते रहेंगे, काम कुछ नहीं होने वाला। बस इतना ही बोलूंगा। चलिए अब देखते हैं कि आगे जाकर जो ये आपने मुद्दा पकड़ा आज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मुद्दा ये था कि भारत की इकोनॉमी डाउन आती जा रही है, या आप बोल दीजिए कि भारत की जो ग्रोथ स्टोरी है उसमें स्लो डाउन आ गया है। ऑलमोस्ट 2% की गिरावट आ गई है। जीडीपी 2% बहुत ज़्यादा होती है। कई कई ऐसे कंट्रीज हैं हमारे आसपास इन्होंने 2% की तो ग्रोथ पूरी ज़िंदगी में 75 सालों में देखी भी नहीं है। उतनी तो हमारी गिरावट आ गई है यहाँ पर। और ये सारा जो चीज़ें हैं इसको ठीक करने का तरीका क्या है? हमारे आसपास की जो कंट्रीज हैं, चाइना की बात कर लूँ तो उनकी हर इंडिकेशंस नीचे जा रही हैं। सिर्फ टेक्नोलॉजी है उनकी जो ऊपर जा रही है, वहाँ पर वो वर्ल्ड में लीडर बनते हुए दिखाई देते हैं। अदरवाइज एवरीथिंग इज गोइंग डाउन। और भारत है कि उसकी गाड़ी आगे कैसे चलेगी, इसके ऊपर सवालिया निशान खड़ा हो गया है। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा उमेश जी ने हमारे साथ डिस्कस किया कि करना क्या है। ये बोलते हैं कि आप मिडिल क्लास को थोड़ा सा राहत दीजिए, उनको आगे लेके आने की कोशिश कीजिए। उसके लिए मुद्रा लोन दिया गवर्नमेंट ने, लाखों करोड़ों लोगों को मुद्रा लोन दे दिया। लोगों ने 10-10 लाख रुपए लिए बैंकों से, गाड़ियां खरीद ली, घर बना लिए, लेकिन धंधा नहीं किया क्योंकि बिजनेस के लिए पैसा दिया गया था। गवर्नमेंट करे भी तो करे क्या? हमारे डीएनए में चोरी चकारी है। हमें लगता है अगर चोरी करते हुए पकड़े भी गए की फर्क पड़ता है, कोर्ट में जाएंगे, जज को थोड़े से 1000, 2000, 10,000 भी देंगे तो वो तो हमारे सामने नाचने लग ही जाएंगे। सो आई डू नॉट नो कि अभी करना क्या है। ये बोलते हैं कि लॉज को बेटर करना चाहिए। मैं बोलता हूँ बड़ा सिंपल है, चाइना का फॉर्मूला कॉपी कीजिए, किसी का कुछ काट दीजिए और किसी का कुछ निकाल लीजिए। जिस दिन ये काम करना शुरू करेंगे, सारे के सारे तीर की तरह सीधे हो जाएंगे और काम करना शुरू भी कर देंगे। और ये काटने निकालने वाला काम सबसे पहले जजिस से शुरू करना चाहिए। जिस दिन ये होगा, रूल्स इंप्लीमेंट होंगे और चीज़ें तरक्की की तरफ हम जाने भी शुरू करेंगे। उमेश जी, थैंक यू सो मच। और मुझे लगता है कि ये वीडियो अगर मोदी जी या निर्मला सीतारमण देख लें तो एटलीस्ट उसके बाद पॉपकॉर्न के ऊपर बातें करनी तो बंद हो जाएंगी और वाकई में काम होना शुरू हो जाएगा। थैंक यू। जय सिया राम। जय श्री राम।